हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना सोशल साइंस का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सोशल साइंस के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये लेसन प्लान देखने के बाद आप वो सारे लेसन प्लान भी देख सकते हैं। और साथ में जो कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स के भी जो लेसन प्लान होते हैं, जैसे कि हमारा प्रस्तावना कौशल है, उदाहरण कौशल है, तो जितने भी ये लेसन प्लान होते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल के, ये सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो वो सारे जो लेसन प्लान है आप चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे जो कि आपको हर एक वीडियो को ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना है वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सोशल साइंस का देखना है तो आपको सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको मैथ्स का देखना है तो मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी। और साइंस का देखना है तो साइंस की भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का देखना है आप वो प्लेलिस्ट वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए, जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आपने पहले लेसन प्लान बनाए हैं तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखने थे पाठ योजना संख्या कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेसन प्लान नंबर है आप वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना था विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम जो है वो लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम लिखना होता है। फिर आपको क्लास लिखनी होती है कि आप किस क्लास का लेसन प्लान यहाँ पर बना रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर कालांश लिखना होता है। कालांश का मीनिंग होता है कि आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर ये आपका कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भूगोल। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई कि ये कौन सा पार्ट हम जो है आज स्टूडेंट को स्टडी करवा रहे हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण का मीनिंग क्या होता है, हमें यहाँ पर अपना टॉपिक लिखना होता है कि आज हम इस टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, वो है भारत की मृदा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। हमें यहाँ पर अपने उद्देश्य लिखने होते हैं और सामने उसके पॉइंट लिखना होता है व्यवहारगत परिवर्तन कि हमारा जो भी हम सब्जेक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट को, जो भी हम टॉपिक उनको पढ़ाने जा रहे हैं वो करवाने के पीछे हमारा क्या एम है, हम उससे स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं और उससे स्टूडेंट के किस तरह से उनके जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है उसके अंदर यहाँ पर चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम उद्देश्य लिखेंगे हमारे और सामने उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो हम लिखेंगे। जैसे पहले हमारा उद्देश्य है ज्ञान कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में, जो भूगोल विषय है उसके बारे में ज्ञान देना। तो इससे उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा कि उन्हें इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान मिलेगा और इस ज्ञान का जो क्या है वो यूज़ कर पाएंगे। फिर आते हैं अवबोध कि बच्चों को किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि बच्चों को मृदाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, बच्चे जो क्या मृदा की तुलना कर पाएंगे। उसके बाद आता है ज्ञानोपयोग कि इस तरह ज्ञान का किस तरह से प्रयोग कर पाएंगे कि उसको जो है, जो उनको मृदा के बारे में जानकारी मिलेगी उसका वो यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, उनके व्यवहार में एक तरह से परिवर्तन आएगा। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। नेक्स्ट हमें सहायक सामग्री लिखनी होती है कि ये टॉपिक करवाने के लिए हमने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है। जैसे कि अगर आप बच्चे जो क्या क्लास में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं तो ये सब क्या होती है, हमारी सहायक सामग्री होती है। उसके बाद हमें लिखना था पूर्व ज्ञान कि यहाँ पर जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज जो क्या वो टेस्ट करनी होती है कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट पहले से कितना जानते हैं। फिर आते हैं, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर इसको आप कट कर दें, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पाठ्य अभिसूचना। यहाँ पर जो क्या आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक की जो मेन पॉइंट्स क्या है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है पाठ का विकास। पाठ का विकास मतलब अब जो भी आपका हमारा आज का टॉपिक होगा उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बना लेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इसके लिए जो क्या है, हर एक, जैसे कि आप जो स्टूडेंट है वो देखने वाले अलग अलग जगह से हैं, तो हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर जो फाइल्स है वो आपको अलग तरह की मिले। हर एक जगह पे जो फाइल्स हैं वो आपको अलग तरह की मिलती है।
तो अगर कुछ फाइल्स के अंदर इस तरह के कॉलम्स बना के चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, और कुछ जगह जो फाइल्स मिलती है वहाँ पर आपको इस तरह से चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती, तो वो आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप खुद से लिख लेना और इस तरह से कॉलम्स आप अपनी फाइल के अंदर बना लेना। तो पहले आपको कॉलम की हेडिंग डालनी है शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम की आपको हेडिंग डालनी है छात्र अध्यापिका क्रिया, और थर्ड कॉलम की हेडिंग डालनी है छात्र छात्रा क्रिया, और फोर्थ कॉलम की हेडिंग डालनी है शामपट सारांश एवं कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर अब हम हमारे मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि हमारे टॉपिक के अंदर मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। फिर आते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया। इस कॉलम के अंदर हम क्लासरूम के अंदर एक जो टीचर की एक्टिविटी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड कॉलम है छात्र छात्रा क्रियाएं। इस कॉलम के अंदर हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखेंगे। और फोर्थ कॉलम आता है हमारे पास शामपट्ट कार्य। यहाँ पर हमारा जो ब्लैक बोर्ड का जो वर्क होगा वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु देते हैं मृदा की प्रश्नावली। ठीक है, पहले हम जो क्या बच्चों के से अब पहले मृदा के बारे में हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। हम उन्हीं जो क्या है क्लास में जाते ही जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर टीचर पहला क्वेश्चन पूछता है मनुष्य आर्थिक क्रिया क्यों करता है, तो बच्चे आंसर करते हैं आजीविका कमाने के लिए। फिर सेकंड आता है क्वेश्चन हमारा देश की आधी से ज़्यादा जनता की आजीविका का आधार क्या है, तो बच्चे आंसर करते हैं कृषि कार्य। उसके बाद थर्ड आता है कृषि की दृष्टि से हमारा भारत क्या है, तो बच्चे आंसर करते हैं कृषि प्रधान। उसके बाद फोर्थ आता है भारत में कृषि प्रधान होने के कारण भारत में किसका अधिक महत्व है, तो बच्चे आंसर करते हैं मृदा का। फिर अब आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो क्या हम अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पे हमें लिखना रहता है पहली हमारी कांप मृदा। बच्चों को हम कांप मृदा के बारे में बताएंगे कि कांप मृदा कहाँ पाई जाती है, कहाँ आपको मिल सकती है। तो कांप मृदा में कहाँ मिलती है, तो पहले आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कांप मृदा के बारे में बताने से पहले। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्र या नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं तटीय मैदान। और इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कांप मृदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या वो यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो लेसन प्लान भी मिल जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बीएड से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो। उसके बाद हम बच्चों से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कांप मृदा के बारे में। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद अब जो क्या अब हम बच्चों को कांप मृदा के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। आपको भी इसी तरह से करना है अपनी क्लास के अंदर, पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर आप उन्हें कांप मृदा के जो टाइप हैं उनके बारे में आगे अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे कि कांप मृदा कितने तरह की होती है। उसके बाद आते हैं काली या लावा मृदा। अब जो कि आप उन्हें काली या लावा मृदा के बारे में बताएंगे, और इसी तरह से आप पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद जो कि आप उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। फिर आप बच्चों को काली मृदा के बारे में आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि काली मृदा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कितनी एरिया के अंदर ये मिलती है। तो इस तरह से जो आप जो है बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे। आई होप आपको जो क्या है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। और फिर आती है लाल मृदा। अब जो क्या बच्चों को लाल मृदा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि लाल मृदा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है। और पहले इसी तरह से हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे लाल मृदा के बारे में, ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। हो सकता है बच्चे इसके बारे में पहले से जानते हो,
तो आप इसी तरह से बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ें सही नहीं पता हो तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो क्या है बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। आप ब्लैक बोर्ड वर्क जो है लिखने के लिए आप इस जैसे ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसको आप स्मॉल साइज़ के अंदर कट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप जो कि अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख सकते हैं। क्योंकि आपको जो कि अपनी फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, तो आप इस तरह से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं ईज़िली। तो इस तरह से हम बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे सारी चीज़ें। फिर आते हैं जलोढ़ मृदा। अब जो कि हम बच्चों को जलोढ़ मृदा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर पहले हम स्टूडेंट से इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट जो क्या है इनका क्या आंसर दे रहे हैं और इसी तरह से हम अपना ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है हमारे मेन पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप जो क्या है अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके ये अच्छे से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट पार्ट भी आगे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आपको मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और चैनल की बायो के अंदर भी इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप वेबसाइट के ऊपर जाकर भी ये सारी पीडीएफ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। और जलोढ़ मृदा की जो विशेषताएं हैं अब हम उनको जलोढ़ मृदा की विशेषताएं अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कि इसमें फास्फोरस चूना की मात्रा पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी चावल गेहूँ गन्ना दलहनी फसलों तथा अन्य अनाजों के लिए उपयुक्त होती है और पंजाब हरियाणा में व्यावसायिक कृषि की जाती है। प्रश्न अब जो कि हम बच्चों से यहाँ पर कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे ये जानने के लिए कि जो भी आज हमने क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है या फिर नहीं। और उसके बाद कुछ उनसे मूल्यांकन प्रश्न भी पूछेंगे ये जानने के लिए कि किस तरह से उनको ये जो टॉपिक है उसको वो समझ पाए हैं। और फिर हमें लास्ट में देना होता है होमवर्क गृह कार्य। तो यहाँ पर आप अपना होमवर्क दे सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पर आप उनको दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं।